ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट देखा है आपने कभी? इतने प्लगी बाल, ऐसे लगता है जैसे धान के खेत में धान बो दी गई हो। कैसे इसको बोलते हैं पंच ग्राफ्ट। कैसे ये होता है और ये इसका क्या अब किया जा सकता है? कैसे ये पेशेंट इसके साथ 20 साल तक रहे? यही सब जानने देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप समझेंगे और कैसे एक नया जीवन मिला इनको जब इनके ये बाल करेक्ट हुए, ठीक हुए। चलिए देखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और पिछले 20 साल से हम डिफ़िकल्ट वो केसेस करते हैं जो कि कोई भी नहीं करता। तो ये पेशेंट आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट कॉल्ड पंच ग्राफ्ट। ये होता था आज से कोई 20-25 साल पहले और आप समझेंगे एक ट्रांजिशन था एफयूटी से भी इनफैक्ट पहले ये ट्रांसप्लांट का टेक्निक यूज़ किया जाता था जिसमें मोटे पंचेस, जिसमें कि तकरीबन 2 mm 3 mm के पंचेस पीछे से डोनर में से निकाल के लगा दिए जाते थे। जैसे आप इनके इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी गंदे बाल दिखते हैं, गुच्छे में लगते हैं, बहुत सारे गैप्स हैं और साथ में डायरेक्शन तो ख़ैर वेवर्ड है ही, अजीब-सी है। तो ये बहुत अननेचुरल दिखता है, कोई भी देखता है तो पूछता है कि ये क्या हुआ? कोई बीमारी हो गई है क्या आपके सर पे? और अगर डोनर पे एक नज़र डालें तो जनरली इस तरीके के डोनर में मोटे पंचेज़ यूज़ करने के वजह से ये इतने बड़े-बड़े गैप्स नज़र आते हैं और ये ख़राब दिखता है। तो इस तरीके के ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट के साथ इन्होंने बहुत कोशिश करी कि ये ठीक हो सके, इसको रिकवर किया जा सके। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी कोशिश करी, ट्राई किए और काफ़ी सर्जन से मिले अक्रॉस द ग्लोब। ये इन्होंने बहुत जगह ढूँढा, करा, पहचान किया, कोशिश किया कि किसी तरीके से इसका कोई सॉल्यूशन मिले। बट ये बहुत चैलेंजिंग केस है, डिफ़िकल्ट केस है। शुरुआत में जब इनका ट्रांसप्लांट हुआ होगा तो ये पोर्शन में फ्रंट पे ट्रांसप्लांट हुआ होगा, शायद यहीं से बाल का लॉस हुआ होगा। पीछे की तरफ इनके बाल रहे होंगे बट हाँ, ऑब्वियसली पिछले 20 साल में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये हेयर लॉस बढ़ता गया, प्रोग्रेस करता गया और खालीपन बढ़ गया, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हमें एक सब दिख रहा है, खालीपन पीछे भी। तो अब एक चैलेंज था यहाँ पर इस केस में कि क्या फ्रंट को ठीक किया जाए, इन प्लग्स को निकाला जाए, इनको वहाँ पर फिक्स किया जाए, उसी जगह हेयर लाइन को रिक्रिएट किया जाए, डोनर जहाँ पर इतने ज़्यादा स्कारिंग थी वहाँ से अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसी वजह से बहुत सारे डॉक्टर से मिलने के बाद किसी भी डॉक्टर ने इनके केस को लिया नहीं, किया नहीं और ये इनको लगा कि शायद इसका अब सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता और इसी के साथ इनको जीना पड़ेगा। पर हाँ, सत्या पे हम इस तरीके के केसेस को पहले भी रिपेयर कर चुके हैं और ये डेफ़िनेटली एक बहुत चैलेंजिंग केस रहता है। तो समहाउ इनको पता चला, ये किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिनका सेम प्रॉब्लम था और हमने उनको रिपेयर किया था। तो यहाँ से इनको कुछ हौसला मिला, ये आए हमारे पास, कनेक्ट किया और फिर हमने एनालाइज़ किया इनके सारे डोनर को। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 मेजर प्रॉब्लम्स इनके साथ थी, जैसा मैंने पहले भी बोला, पहला ये जो मोटे पंच ग्राफ्ट्स थे, अगर अब हम इनको यहाँ से निकालें, तो उस स्थिति में बहुत बड़े स्कार्स बनने की संभावना रहती है। दूसरा, अगर हम इन्हें ना निकालें, तो हम नीचे-नीचे के हेयर लाइन पे बड़ा ग्राफ्ट कंज़्यूम करते हैं, इसके नीचे हमें जाना पड़ेगा इसको कैमोफ्लेज करने के लिए और इतना पीछे का जो पोर्शन है, वो बहुत खाली है, तो हम उसको भरने के लिए ग्राफ्ट्स कहाँ से लाएँगे? तीसरा, जो इनका डोनर है वहाँ पर बहुत स्कारिंग है, प्लस जो रिसिपिएंट साइट है, जो बाल्ड एरिया पैचेस देख रहे हैं, इनके बीच में भी बहुत ज़्यादा स्कारिंग है। तो इस स्कारिंग को ऑब्वियसली जब ग्राफ्ट इसके बीच में प्लेस किए जाएंगे तो इश्यू रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पर था कि क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए, एफयूई या एफयूटी, और क्या हम ये सारी सर्जरी एक सिंगल स्टेप में कर दें और मेडिसिन्स का इसके अंदर क्या रोल रहने वाला है। तो जहाँ तक टेक्नीक का सवाल है, यहाँ पर अगर हम सिर्फ एफयूई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है हमें बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ग्राफ्ट्स नहीं मिलेंगे। स्ट्रिप सर्जरी कैन स्टिल बी डन, जो कि एफयूटी, और वहाँ पर हम ना सिर्फ स्ट्रिप निकाल लेते हैं बल्कि ये जो पंचेज़ के बड़े गैप्स होते हैं, इस पोर्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऑलरेडी डोनर में गैप्स हैं, बड़े-बड़े पंचेज़ हैं और अब बचे हुए पोर्शन में से अगर हम एफयूई निकालने की कोशिश करते हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पर और गैप्स बन जाएँगे। जबकि स्ट्रिप निकालने में
ये भी पोर्शन जिसमें कि ये इतने पंचेस के गैप्स हैं, ये भी साथ में निकल जाने की वजह से अब स्ट्रिप निकाल लेने के बाद अगर आप देखेंगे तो डोनर में उतने बड़े पंचेस के पोर्शन नहीं दिख रहे, क्योंकि मेजर चंक जो पंचेस का था वो बाहर है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिप सर्जरी को रिपीट भी किया जा सकता है इसके बाद एक बार और, बट हाँ, बड़ा चैलेंज इसमें आता है कि स्कार बहुत थिक होते हैं, ये जो पंच ग्राफ्ट के स्कार है, और इनको कट करना, निकालना, सेपरेट करना और रीस्टिच करना काफ़ी टफ रहता है। तो ये चैलेंज हमने जब इनकी सर्जरी की तब भी आया, बट हाँ, एफयूटी सर्जरी से हमको तकरीबन 2000 ग्राफ्ट्स मिले, 2000, 2200, और लगभग 800 के करीब ग्राफ्ट्स हमने एफयूई से स्कैल्प से निकाले, जिससे कि टोटल हम जो अचीव कर पाए दैट वाज क्लोज टू 3000। ये ग्राफ्ट्स हेयर लाइन पर लगाए गए, इनके लेफ्ट साइड पे, पार्टिंग के साइड पर हमने यूज़ किए ग्राफ्ट्स को, और राइट साइड पे रिलेटिवली कम ग्राफ्टिंग की गई थी ताकि ये लेफ़्ट टू राइट उसको कॉम कर सके, कवर कर सके। हमने कुछ पंचेस एक्सट्रैक्ट किए जो इनके पंच ग्राफ्ट लगे हुए थे। हालाँकि ये बहुत टफ रहता है, मुश्किल होता है, और यहाँ पर एंगल भी बहुत ख़राब होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारे एक बार में निकलें। तो हमने ये निकाल लिए जो निकाल सकते थे, और उनको बचे हुए के साथ हेयर लाइन को मर्ज करा। और ज़ाहिर है जो पीछे की तरफ थे उनको छोड़ दिया, उनको हमने वहाँ पर उसके आस-पास और बाल लगा दिए जिससे कि वो थोड़ा कवर अप हो जाए। एक और कारण भी था कि पीछे भी बाल्डनेस काफ़ी एक्सटेंसिव था, तो हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते थे, और जितना नीचे जाते-जाते सर्कमफ्रेंस बढ़ती है, उतना ही आपको ग्राफ्ट्स की नीड भी बढ़ती चली जाती है। इसके बाद 6 महीने के बाद फर्स्ट सर्जरी के हमने सेकंड सर्जरी प्लान किया, जो कि ऑब्वियसली फेज़िक रहा था। तो अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2000 के करीब ग्राफ्ट्स एफयूई से किए, जिसके अंदर स्कैल्प और बियर्ड भी यूज़ किया गया। मेजर तौर पे बियर्ड के ग्राफ्ट्स थे, जो बीच के गैप्स थे उनको हमने फिल किया। अभी 6 मंथ्स तक हमने दवा का इस्तेमाल नहीं किया था, इसके बाद हमने इनको 2 एमजी पर वीक फिनेस्ट्राइड भी ऐड किया, क्योंकि पीछे बहुत एक्सटेंसिव था एरिया जिसको कवर कर पाना सिर्फ ट्रांसप्लांट के ज़रिए संभव नहीं था। और ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जो हम देख रहे थे इनके ग्रो कर रहे थे, वो थिन थे। तो आप ये जानते होंगे कि ट्रांसप्लांटेड हेयर भी कभी-कभी अपनी थिकनेस को लूज़ करते हैं या थिन उगते हैं बिकॉज़ ऑफ डीएचटी एक्टिविटी। तो ऐसे केसेस में फिनेस्टाइड का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये केस में भी आप देख रहे हैं कि कैसे हमने गैप पर जब शुरू में फिनेस्टाइड नहीं दिया, बाद में ऐड किया, तो जो ग्रोथ 10 महीने तक बहुत ही वीक दिखता था, वो 3 महीने पे सिर्फ 1.5 एमजी फिनेस्टाइड पर कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। तो ख़ैर अब इनका सेकंड ट्रांसप्लांट के ये 6 या 7 महीने के बाद का पिक्चर है जो आप देख रहे हैं, जिसमें कि हेयर लाइन काफ़ी बेटर हो चुका है। पंच ग्राफ्ट के एक्सट्रैक्शन जो हमने सेकंड टाइम भी किए थे, वो अब उतने ज़्यादा विज़िबल नहीं दिख रहे हैं। आगे से हेयर लाइन रिलेटिवली काफ़ी स्मूथ हो चुका है। हालाँकि इसके अंदर कुछ खड़े एंगल के बाल हैं जो कि पंचेज़ हमने नहीं हटाए हैं, जो कि अब उसका पार्ट बन चुके हैं। डोनर भी अगर आप देख रहे हैं तो उतना ज़्यादा खाली नहीं दिखता, और जो हमने पीछे फैला के बाल डाले थे, उनकी वजह से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। यहाँ पर फिनेस्टाइड की वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, जो कि छोटे मिनिएचराइज़ हेयर थे क्राउन के पोर्शन में, वो काफ़ी भर चुके हैं। क्योंकि इतने बड़े पोर्शन को जो आप देख रहे थे फ्रंट से बैक तक, इवन 5000 ग्राफ्ट्स के साथ भी भर पाना पॉसिबल नहीं होता। इतने बड़े पोर्शन में खाली, इतने बड़े बिग खाली एरिया के अंदर आप मान के चलिए लगभग 70,000 बाल होते हैं, जो कि आप इस एनिमेशन में भी देख रहे हैं, और इन बालों को ट्रांसप्लांट के ज़रिए भरना संभव नहीं होता। यहाँ तो ऑलरेडी डोनर काफ़ी डिप्लीटेड और कॉम्प्रोमाइज़ था, और ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आते हैं। तो हम जो देखते हैं रिज़ल्ट्स जो हमें दिखाए जाते हैं, जिनमें कि रिपेयर कर कर दिखा दिया जाता है, बता दिया जाता है कि ये बहुत अच्छे रिपेयर हो गए हैं, और प्राइमरी केसेस भी जो ग्रेड 7 के देखे जाते हैं कि ये भर गए हैं, उनके अंदर दवा का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, और जो मेडिसिन रहती है इसका डोजेज भी इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर मैंने इनको 2 एमजी पर वीक दिया, यदि मैं इनको 1 एमजी पर डे यानी 7 एमजी पर वीक देता, जो कि एक स्टैंडर्ड डोज़ है, जो रूटीन में यूज़ किया जाता है, तो ज़ाहिर है रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर दिखता। बट येस, यहाँ पर इनके बॉडी के ऊपर उस 1 एमजी पर डे का लोड भी ज़्यादा पड़ता, और अगर आगे चल के कोई साइड इफ़ेक्ट होता तो उसकी संभावना भी बढ़ती।
और टॉलरेंस जैसे डेवलप होने पर जहाँ सेम डोज पे दवा काम करना लगभग बंद कर देती है, हमें और डोज बढ़ानी पड़ती। तो 1 mg पर डे से यानी 7 mg पर वीक से और ज़्यादा बढ़ा के दवा देना काफ़ी मुश्किल और परेशानी रहती। चलिए एक और केस मैं आपको दिखाता हूँ। ये केस को भी आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर भी रिपेयर हेयर ट्रांसप्लांट के तौर पे कोई भी इनको बेच सकता है और इनको बेचने की कोशिश भी की गई थी। ये पेशेंट ने टर्की में एक ट्रांसप्लांट करा रखा था और जहाँ फ्रंट पे थोड़े गैप थे और क्राउन भी इनका खाली था। और जैसा इस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डिटेल में आप जान सकेंगे इसके बारे में। यहाँ पर इनको किसी क्लिनिक द्वारा लगभग 3000 ग्राफ्ट बताए गए, 1 mg फिनेस्टाइड पर डे यानी 7 mg पर वीक बताई गई और साथ में लगभग 12 लाख रुपए का बजट बताया गया। और जब इन्होंने हमें कंसल्ट किया तो हमने इनको अभी थोड़ा वेट करने को बोला, क्योंकि हेयर लॉस प्रोग्रेसिव था तो हमने फिनेस्टाइड ऐड किया 2 mg पर वीक। और अब आप देख रहे हैं 2 mg पर वीक पे उनका ये बिल्कुल कवर हो गया, भर गया और अच्छे से भर गया। ना तो क्राउन में एक भी बाल डालने की ज़रूरत पड़ रही है, ना इनको फ्रंट पे जो गैप थे पिछले ट्रांसप्लांट के टर्की वाले, उसके भी गैप्स को में हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है और वो भी एक ख़राब सा ट्रांसप्लांट अब एक बेहतर और अच्छा ट्रांसप्लांट के तौर पे दिख रहा है। अब को जो दूसरे क्लिनिक जहाँ पर ये जा रहे थे, वो इनको 12 लाख रुपए और 3000 ग्राफ्ट और 7 mg पर वीक फिनेस्ट्राइड पर क्या करते, वो इसको बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिपेयर रिजल्ट दिखाकर बेच देते। और आप अगर टाइप करेंगे करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट तो आप पाएंगे ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जो भरे हुए हैं इस तरीके के, जहाँ पर दवाई के रिजल्ट्स को बेचा जा रहा है यही बोल के। टाइप कीजिए, यूट्यूब पे जाइए करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट, आपको पता चलेगा। तो आगे से अब हम जो बता रहे हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा इस इंफॉर्मेशन को। एक तरफ ये ट्रांसप्लांट है जिसमें कि पूरा स्किल लगा है सर्जन का, पूरी मेहनत लगी है, ईमानदारी के साथ काम किया गया है, पेशेंट के रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया गया है, एफयूटी, एफयूई, बियर्ड सब मिला के यूज़ करके। और दूसरी तरफ सिर्फ दवा खिला के थोड़े बहुत ग्राफ्ट्स निकाल के। यहाँ एक बात और बोलना चाहूँगा मैं, जो दूसरा पेशेंट अभी हमने डिस्कस किया, उनके केस में ऑलरेडी एक एफयूई सर्जरी हो चुकी थी जहाँ पे भी ऑलरेडी उनको 2 से 3000 ग्राफ्ट बताए हुए थे। और अब जो एक और क्लिनिक जो 3000 ग्राफ्ट निकाल कर बता रहे थे कि कर देंगे, कि कहाँ से निकालते, ये डोनर में कहाँ से निकालते, ये निकाल ही नहीं सकते थे, क्योंकि और वो भी सिर्फ एफयूई टेक्निक से। तो यहाँ पर अगर ग्राफ्ट बोले जाते और निकाले नहीं जाते तो इनके ये 12 लाख रुपए जाते। और अगर अगर ये ग्राफ्ट बाय चांस निकाल लिए जाते तो यहाँ डोनर में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये लगभग ऐसा दिखता है जो डोनर आप देख रहे हैं, इतना खराब और इतना घटिया। तो हेयर ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली एक ऐसा साइंटिफिक टेक्निक है जो बहुत रिसर्च के बाद, इतने सालों के रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद किया जा रहा है और डेफिनेटली आपके लाइफ को एक वैल्यू ऐड करता है, आपके प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। और ख़ास तौर से जो ख़राब हेयर ट्रांसप्लांट से जूझ रहे हैं उन लोगों के लिए तो उसको ठीक करना, एक गलती आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब दोबारा गलती मत करो। और ये जो करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट्स हैं जिनके अंदर की दवा का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर एक वार्निंग और देना चाहूँगा, आप ये भी देखिएगा, ये मैंने अक्सर देखा है ऐसा होते हुए, कि जहाँ पर पेशेंट फिनेस्टाइड ऑलरेडी खा रहे हैं, या तो वो फिनेस्टाइड बंद कर दी जाती है ताकि वो वॉश आउट हो जाए और वहाँ पर गैप्स बन जाएं, और वो प्री पिक्चर को लेकर फिर एक बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पे दिखाया जाए और तब फिनेस्टाइड दोबारा ट्रांसप्लांट के बाद शुरू करी जाए। या फिर ऐसे लोगों में हमने कई बार ये भी देखा है कि उनको ड्यूटास्ट्राइड पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि टाइप 1 और टाइप 2 बोथ 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर है। तो उसके चलते रिजल्ट्स थोड़े एनहांस हो जाते हैं और वही फ्री का बाल फ्री का क्रेडिट, जो कि बहुत लोगों को आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है, वो लेने की वहाँ से कोशिश करते हैं। पर बहुत ज़्यादा रिपेयर में आपके पास स्टेक पर नहीं है लगाने को, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और मोस्टली ऐसे केसेस वो होते हैं जो ऑलरेडी दवा का मिसयूज़ या मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार हो चुके होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो रिपेयर ढूंढ रहे होते हैं वो होते हैं जिनको बता दिया जाता है
कि 6 महीने या 1 साल आप फिनेस्टाइड खा लो और उसके बाद देखेंगे, बंद करेंगे, छोड़ देंगे। आपका बाल्डनेस जीन डीएक्टिवेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से आप जब तक सँभालेंगे नहीं अपने आप को, अब तो फिर आप प्रॉब्लम में फँसते रहेंगे। तो ये पेशेंट जो मुक्तेश्वर है, इनका हमने जो है रिपेयर किया, इससे इनको एक नया जीवन मिला और ज़ाहिर है हमें बहुत खुशी मिली और ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनके ट्रांसप्लांट्स इतने खराब, इससे ज़्यादा खराब या इससे कम खराब होंगे। उन लोगों के लिए प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, अब की बार मोदी सरकार नहीं, अब की बार आप पहचान से, अच्छे से देखकर, समझकर अपने डिसीजंस लीजिए, ऐसे नहीं। अपनी पूरी रिसर्च कर इस बार क्लिनिक चुनिएगा और देखिएगा कहीं आप दवा के धोखे में तो नहीं आ रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप में से वो लोग जो अपने जर्नी को हमारे साथ तय करना चाहते हैं, इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर्स दिए गए हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं, फॉर्म दिया गया है, आप भर सकते हैं और हमें खुशी मिलेगी आपके इस जर्नी का पार्ट बनकर। और दूसरा, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हर कोई आपसे छुपाना चाहता है, पर ये वो इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए जानना बेहद, बेहद, बेहद ज़रूरी है। और यदि आप इसको जानेंगे, तो आप सिर्फ़ रिपेयर की ही नहीं, वो लोग जो प्राइमरीली अपनी सर्जरी प्लान कर रहे हैं कि भई हमें करना है अभी अपना ट्रांसप्लांट, ये उनके लिए भी एक सबक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप देखेंगे यहाँ पर फिनेस्टाइड दवा कैसे अफ़ेक्ट करती है चीज़ों को, कैसे रिज़ल्ट्स को हाईजैक कर लेती है। क्यों मैं फिनेस्टाइड को फिनिश इट राइट या फिनिश्ड राइड के बोलता हूँ, ये सब आपको इन वीडियोज़ के थ्रू गो थ्रू होकर मालूम पड़ेगा। कमेंट्स में ज़रूर लिखिए आपके एक्सपीरियंसेस, यदि आप एक खराब ट्रांसप्लांट से जूझ रहे हैं। कई दफ़ा ट्रांसप्लांट्स उतने खराब नहीं होते बट क्योंकि हेयर लॉस प्रोग्रेसिव होता है, तो भी वो कुछ समय के बाद थोड़े खराब दिखने लगते हैं। तो इनमें भी थोड़ा फ़र्क करना सीखिएगा। एक वीडियो में मैं बताऊँगा इसके क्या फ़र्क होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और अगर आप मुझे चाहते हैं कि किसी चीज़ पर मैं वीडियो बनाऊँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो भी मैं चाहूँगा आप कमेंट्स में लिखें। चलिए, आपका शुक्रिया और आपकी आगे की बालों की यात्रा मंगलमय हो। इसी प्रार्थना से इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।